खुशामदीद नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम रियासत। मैं हूं शहजाद रजा। वजीर आजम ने अनवारुल्लाह काकड़ ने आज एक दफ़ा फिर कहा है कि हुकूमत के पास एक लिमिटेड मैंडेट है, लिमिटेड वक्त है और उनकी भरपूर कोशिश ये है कि मुल्क का इंतज़ाम चलाने के साथ साथ इलेक्शन कमीशन की मुआवनत करें इंतखाबात के इनेकाद के लिए। वज़ीर आज़म साहब को ये बार बार क्यों कहना पड़ रहा है? सवाल ये है। आज वो एक सेरेमनी से खिताब कर रहे थे जिसमें उन लोगों को खराज तहसीन पेश किया गया जिन्होंने कुछ एक दिन पहले लिफ्ट में फंसे हुए 8 बच्चों और उनके एक उस्ताद को बाहिफाजत निकाला था। लेकिन वज़ीर आज़म साहब ने जब ये बात की, उसका एक कॉन्टेक्स्ट है, एक पस मंज़र है। सदर मुमलिकत ने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को एक ख़त लिखा और चीफ इलेक्शन कमिश्नर को इन्वाइट किया, दावत दी और कहा कि आएँ और मेरे साथ बात करें ताकि इलेक्शन की तारीख दी जाए। इलेक्शन कमीशन ने आज जवाब दिया है प्रेसिडेंट के उस खत के जरिए और कहा कि मुलाकात की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि इलेक्शन एक्ट में तरामीम हो चुकी हैं और अब इलेक्शन की तारीख देने का इख्तियार इलेक्शन कमीशन के पास है। इलेक्शन कमीशन के पास है। इससे पहले इलेक्शन कमीशन को एक और जिम्मेदारी सौंपी जा चुकी है। वो काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट ने जब फैसला दिया और नई मरदमशुमारी को नोटिफाई कर दिया तो इलेक्शन कमीशन के लिए ये लाजमी हो गया कि उसके मुताबिक नई हल्का बंदियाँ करे। उसके लिए एक शेड्यूल जारी किया। दिसंबर तक ये मरहला मुकम्मल हो जाएगा और उसके बाद फिर इलेक्शन का शेड्यूल और तारीख दी जाएगी। ये बड़ा वाज़ेह है। लेकिन बार बार जब मुख्तलिफ क्वार्टर से कुछ चीज़ें आती हैं तो इबहम पैदा करने की लोगों में कोशिश की जाती है कि शायद इलेक्शन के इल्तवा की कोशिशें की जा रही हैं, जबकि ऐसा बज़ाहिर नज़र नहीं आता। इस पर गुफ्तगू करते हैं और इसके साथ साथ और जुड़े जो सियासी उमूर हैं। इलेक्शन कमीशन ने सियासी जमातों से मुलाकातें भी शुरू कर दी हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा आज इलेक्शन कमीशन गए और वहाँ पे उन्होंने मुलाकात की और उन्होंने भी 90 रोज़, बैरिस्टर अली ज़फ़र ने जो उनके रिप्रेजेंटेटिव थे, उन्होंने 90 रोज़ के अंदर इंतखाबात कराने पर जोर दिया। लेकिन शायद वो इस चीज़ को डिस्कस नहीं मीडिया में कर पाए या करना नहीं चाहते थे कि नई हल्का बंदियों के मामले पर इलेक्शन कमीशन क्या मौक़िफ़ इख्तियार कर सकता है, जबकि आईन पाकिस्तान बिल्कुल वाज़ेह है। इस पर एक तावील उन्होंने जरूर पेश की कि काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट की वो मीटिंग को, उस नशिस्त को ही उन्होंने मानने से इनकार कर दिया। अब अगर ये सूरत हाल है तो मामला फिर अफाम तफहीम से किस तरीके से आगे बढ़ेगा। मुझे स्टूडियो में ज्वाइन कर रहे हैं बैरिस्टर हसन खोकर साहब, माहिर कानून है, बहुत बहुत शुक्रिया। हाफिज साहब आपका। अनवर रजा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं, प्रेसिडेंट इस्लामाबाद प्रेस क्लब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी। कुछ देर में जुल्फ़िकार अली बदर साहब और इकबाल ज़फ़र। जुल्फ़िकार अली बदर साहब ने हमें ज्वाइन कर लिया, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा। बदर साहब शुक्रिया आपका भी। इकबाल ज़फ़र झगड़ा साहब हमें कुछ देर में ज्वाइन करेंगे। बैरिस्टर साहब आपसे मैं हाफिज साहब स्टार्ट करता हूँ। अब सदर साहब ने ख़त लिख दिया, उसके जवाब में इलेक्शन कमीशन ने ख़त लिख दिया, तो अब तो आप किस तरफ खड़े हैं कि इलेक्शन कमीशन के पास इख्तियार है तमाम तर तरामीम के बाद? शहजाद भाई बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आपका बहुत शुक्रिया। मैं पाकिस्तान के आइन के साथ खड़ा हूँ कि पाकिस्तान का आइन कहता क्या है और पाकिस्तान का आइन बड़ा वाज़ेह है। हर इदारे का भी रोल है और हर जो उसके अंदर फैसला होता है उसका एक इम्पैक्ट है। अब ये है कि पाकिस्तान के अंदर चूँकि बहुत सारा हमारा पिछले 1.25 साल के अंदर जो है वो मुख्तलिफ कॉन्स्टिट्यूशनल कॉन्ट्रोवर्सीज़ के अंदर एक बहस जो मुसलसल चलती है और उस पर आप भी कई दफ़ा इज़हार ख्याल कर चुके हैं कि जिस इदारे का रोल जहाँ तक है वहीं तक अदा करें। जी हाँ, और उसके अंदर ये है कि अगर वो इस चीज़ पे हम बात करें ना जी, तो हम अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जो कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल हमें सूट करता है हम उसकी तशरीह करते हैं और दूसरे कहते हैं कि हमारे लिए वो किताब बंद है और उस किताब बंद के करने के अंदर फिर आपके अंदर इस जो आपका कन्फ्यूजन है वो आता है। अब हम अगर स्पेसिफिक इस चीज़ के अंदर बात करें तो बात यह है कि पाकिस्तान की पार्लियामेंट जो है वो सुप्रीम है, इसमें कोई दो राय नहीं है। पाकिस्तान की पार्लियामेंट लेजिस्लेट कर सकती है। दूसरा ये है कि पाकिस्तान के जितने भी इंट्रा प्रोविंशियल मैटर्स हैं उसके अंदर कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट का जिक्र है, उसके अंदर प्राइम मिनिस्टर, 4 चीफ मिनिस्टर्स बैठते हैं। वो कोई भी अगर आज इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जो आर्गूमेंट दिया उस लेटर में, वो कहते हैं कि 58(1) के तहत आइन के आर्टिकल अगर वजीर आजम की एडवाइस पे सदर साहब असेंबली तहलील करते हैं तो फिर ये इख्तियार तारीख देने का इलेक्शन कमीशन के पास। नहीं, मैं उसी चीज़ पे आता हूँ ना, मैं थोड़ा सा आपको सीक्वेंस के अंदर जाके तो फिर आता हूँ। अब ये है कि आप ये देखें कि कोई शख्स ये नहीं कह रहा कि काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट जो है उसका फैसला नहीं आया और उसको फैसले को आप पाकिस्तान की किसी अदालत में चैलेंज नहीं कर सकते। नहीं, देखें ना, मानना न और बात है, मतलब मानना न और बात है, लेकिन उसका कॉन्स्टिट्यूशन इम्पैक्ट क्या है उसके अंदर ये है कि सिर्फ पार्लियामेंट उसे अंडू कर सकती। अब ये है कि अगर सीसीआई को फैसला करती है तो जो आपका नॉकिंग पॉइंट इस सारे इलेक्शन प्रोसेस के अंदर है वो आपका आर्टिकल 51 है। आर्टिकल 51 का 5 ये कहता है कि पाकिस्तान का इलेक्शन जो होगा वो बुनियाद बनेगा आपकी नई सेंसस के ऊपर। अब जब वो बुनियाद बनाता है तो वो जिम्मेदारी किस की देता है? वो जिम्मेदारी देता है आपके इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को अंडर आर्टिकल 222 के अंदर। अब उसके बाद जो अगली कंट्रोवर्सी जो है वो स्टार्ट ये होती है कि इलेक्शन डेट देने का इख्तियार किसको है।
अभी ना इलेक्शन कमीशन के पास डेट देने का इख्तियार है, ना सदर के पास इख्तियार है। आर्टिकल 5(1) के अंदर जो है, जितनी देर तक आप जो है वो नोटिफाई के मुताबिक कॉन्स्टिट्यूंसीज नहीं बनेगी, को कर नहीं सकता, इलेक्शन शेड्यूल जारी नहीं हो ही नहीं सकता। अब अगली जो चीज आ गई, तो यहाँ पे एक मिनट, तो सदर साहब ने कुछ दानाई से कुछ सोच के लिखा होगा ना इलेक्शन कमीशन को कि आए और हम तारीफ देखें ना कि प्रेसिडेंट साहब ने जो लेटर लिखा है वो आपका लिखा है 48(5) के अंदर। 48 के अंदर कोई भी प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान इंडिपेंडेंट एक्ट कर नहीं सकता, उसे प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस के ऊपर या उसको कैबिनेट पे जाना चाहिए। जो 45 का इशू है वो ये है, और दूसरा ये है कि प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ने, चाहे वो निगरान हो जी चाहे वो निगरान, अब ये है कि प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ने जो असेंबली आपकी डिसॉल्व की है वो 48 की एडवाइस के अंदर नहीं की गई, वो उन्होंने की है 58 के अंदर। अब जब 58 के अंदर उन्होंने एडवाइस की है तो इसका मतलब यह है कि अगर वो नहीं भी मानेंगे तो 48 घंटे के अंदर उस असेंबली ने डिसॉल्व होना ही होना था। अब आगे उसके अंदर चलें कि जब वो प्रोसेस आपने गुजारा तो फिर अगली चीज आ गई है, वो आपका आ गया 224 आर्टिकल, जिसके अंदर आपका 90 दिन का जिक्र है। 90 दिन का जो काउंट डाउन है वो उस दिन स्टार्ट होगा जब 51(5) के अंदर आपके 120 दिन है जो इलेक्शन एक्ट के अंदर आएंगे। अब अगली जो चीज आई है वो ये है, ये मैं अब आपको चीज बताऊं कि पाकिस्तान के जितने भी इदारे हैं इन्हें अपनी जिम्मेदारी भी समझनी चाहिए, और जब एक दूसरे के साथ कॉरेस्पॉन्डेंस करें तो उसको देख लेना चाहिए कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहता क्या है। उस कॉन्स्टिट्यूशन को अगर आप इस तरह सड़कों कचहरियों और ये आप इस तरह लेके आएंगे तो इससे एक मुल्क का डेकोरम भी है, उसमें भी हरफ। बिल्कुल। अनवर रजा साहब, सदर मुमलिकत का ओहदा सबसे बड़ा है पाकिस्तान में, प्रोटोकॉल के हिसाब से आनी पाकिस्तान में, और हमें बहुत रिस्पेक्ट है एज अ पर्सन भी और उस ऑफिस की भी। लेकिन क्वेश्चन इस कि कुछ दिन पहले एक और कंट्रोवर्सी चली जिसमें वो बिल्स की बात हुई, उन्होंने फिर सदर साहब ने एक ट्वीट कर दिया, फिर काफ़ी उस पर ले दे हुई, वो मामला भी चल रहा है, और फिर आज जब कल खत लिखा और आज इलेक्शन कमीशन का जवाब आया तो लोगों के जहनों में कुछ अच्छा तासुर नहीं जाता। ये चीज़ किस तरफ आपके ख्याल में लेके जा रही है? देखिए शहजाद, जो आप एक्ट करते हैं उसका आपको रिएक्शन और एक्शन आपके सामने होता है। सबसे पहली बात तो ये है कि वकार अहमद ने लिखा, सबसे पहली बात ये थी कि सदर मुमलिकत को ट्वीट नहीं करना चाहिए था। आप एक इंतहाई इंपॉर्टेंट अहदे पर मौजूद हैं और आप अगर ट्वीट के ज़रिए इस तरह उमूर मुमलिकत चलाएंगे तो आप पर उंगलियां उठेंगी। फिर वकार अहमद ने, देखिए जो हमारे रूल एंड रेगुलेशंस हैं सर्विस एक्ट के, सिविल सर्विस एक्ट के बाद उन्होंने रिटर्न लिखा और उन्होंने कहा कि आप इसको किसी भी इंटेलिजेंस इदारे से प्रोब कीजिए मामले को, और जो गिल्टी है उसको सामने लाइए। ये तो एक तरीकाकार है जो आइन और कानून में मौजूद है, सर्विस एक्ट में मौजूद है। प्राइम मिनिस्टर को इस पर भी सुबकी हुई, और फिर दूसरी सुबकी उनको तब हुई जब हुमैरा ने उनके पास आने से इनकार कर दिया और उन्होंने कहा मैं अपनी सर्विसेज वहाँ पर मैं विलिंग नहीं हूँ। दूसरी बात, तीसरी बात देखिए कि टाइमिंग देखिए। अब क्या आप एक जमात के प्रेसिडेंट हैं, ये आपको खुद देखना होगा, सोचना होगा। आपके एक्ट ने यह बात साबित की कि आप किसी एक सियासी जमात को वहाँ पर बैठकर रिप्रेजेंट कर रहे हैं। पहले तो ये देखिए ना, हमारे यहाँ ये ओहदा उसी को दिया जाता है जिसकी एफिलिएशन किसी सियासी जमात से होती है, लेकिन उसको इस सियासी जमात से ओहदे के बाद जब हल्फ उठाते हैं तो इससे अलग होना चाहिए। आप ये देखें ना कि स्पीकर भी किसी एक सियासी जमात का बंदा होता है, लेकिन उसको कस्टोडियन ऑफ द हाउस कहते हैं, और वो अपोजिशन और हुकूमत दोनों का उसी तरीके से स्पीकर कहलाया जाता है। नहीं शहजाद, अगर आपको याद हो तो वो अपोजिशन को ज्यादा वक्त देता है इस बुनियाद पर ताकि उस पर जानिबदारी का इल्जाम ना लग सके। कोशिश यही की जाती है जो भी स्पीकर होता है। तो क्या इन स्टेप्स से, इन बातों से, और जो कुछ लोग और इसमें हम आवाज हो गए हैं, तो ये शकूक व शुबहात क्यों पैदा कर रहे हैं कि जी इलेक्शन लेट हो जाएगा, जबकि वाज़ेह है इलेक्शन कमीशन ने कह दिया, आपने नोटिफाई कर दी है मरदमशुमारी, अब उसके मुताबिक हम नई हल्का बंदियां करेंगे दिसंबर तक और फिर शेड्यूल जारी करेंगे। लीगल पोजीशन देखिए शहजाद, एक बात तो ये है कि सेंसस सीसीआई का फैसला था, उस पर इंप्लीमेंट करना इलेक्शन कमीशन की आईनी जिम्मेदारी है। इलेक्शन कमीशन अपने तौर पर ना तो सेंसस कर सकता है ना हल्का बंदियां कर सकता है। उसको एडवाइस आई है सीसीआई की, तो उसकी बुनियाद पर उन्होंने कहा कि हम मरदमशुमारी करवा रहे हैं और हल्का बंदियां होंगी, डिलिमिटेशन होगी। उस पर 90 दिन 120 दिन लग सकते हैं, एक बात। दूसरी बात, आपको इंतहाई जिम्मेदारी से बता सकता हूँ कि जिन्होंने ये फैसला करना है इलेक्शंस का, उन्होंने अगर फैसला किया तो ये पुरानी मरदमशुमारी पर, पुरानी वोटर लिस्ट पर भी इलेक्शंस हो सकते हैं। इलेक्शन कमीशन दोनों मामलात के लिए तैयार है, लेकिन 90 रोज के अंदर इंतखाबात करवाना मुमकिन नहीं है नए सेंसस और नई हल्का बंदियों की वजह से। वेरी राइट। जुल्फिकार अली बदर साहब, आज जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वफ्द इलेक्शन कमीशन गया, उनसे वहाँ पे मीटिंग की, तो उन्होंने कहा जी कि पुरानी हल्का बंदियाँ और पुरानी मरदमशुमारी के मुताबिक जो है इंतखाबात कराए जाएँ, क्योंकि हम काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट के इस फैसले को तस्लीम नहीं करते, उसमें वज़रा आला नहीं थे, क्या नहीं था, जो भी उन्होंने उस पर बहस की है। आप समझते हैं कि ये जो मामला एक खुश उसलूबी से आगे बढ़ सकता था? अगेन वही बात आई जो पहले हो रही थी, इलेक्शन 1 महीने बाद हो, 2 महीने बाद हो, ये वो हमें एक्शन रिप्ले नजर आ रहा है, तो ये किस तरीके से एक गुड साइन होगा फॉर द इलेक्शन एंड डेमोक्रेसी? जुल्फिकार साहब। बहुत शुक्रिया शहजाद साहब, आपने अपने प्रोग्राम में बुलाया। असल बात यह है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और उसकी लीडरशिप ये समझती है
कि हमने आइन की पासदारी करनी है और जो आइन कहता है हमने आइन को फॉलो करना है। अगर आइन ये कहता है कि 90 डेज के अंदर इलेक्शन होने हैं तो फिर 90 डेज में इलेक्शन होने चाहिए। उसके अंदर अगर सीसीआई ने हल्का बंदियों के हवाले से, नई डिलिमिटेशन के हवाले से तमाम कोई कंसेंसस बिल्ड किया, तो उसके अंदर इलेक्शन कमीशन को चाहिए कि उसके अंदर डे एंड नाइट काम करके उसको यकीनी बनाएं और 90 दिन के अंदर इंतखाबात कराएं, क्योंकि आप आइन को की जो है वो पासदारी करने का आपको लेकिन जुल्फिकार साहब, आप खुद एक बड़े ये मंजे नहीं हुए कर सकते सियासतदान कि हैं। आप मेरी आइन मेरी को- गुजारिश सुनिएगा कि इलेक्शन शेड्यूल के लिए कम से कम 40 से 45 या 50 दिन दरकार है, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, 53 से लेकर 53 57 दिन तक। 57 दिन, लेट्स मेक इट 2 मंथ्स। उसके बाद आप समझते हैं कि एक महीने के अंदर ये प्रोसेस इतना मुकम्मल हो जाएगा, इतराज़ात भी इसमें निपटा दिए जाएंगे, हल्का बंदियां भी हो जाएंगी, पार्टीज को सुन भी लिया जाएगा और शेड्यूल दे दिया कि दिसंबर के वस्त तक जो है ये अमल मुकम्मल होगा? देखिए, मैं एक चीज समझता हूं कि ये जो इलेक्शन कमीशन ने तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को बुला के एक उनकी राय लेनी शुरू की है, इससे तमाम पॉलिटिकल पार्टीज की राय भी सामने आ जाएगी और फिर इलेक्शन कमीशन को डिसीजन मेकिंग करना आसान रहेगी। पीपल्स पार्टी का इसके बारे में यही मौकफ है कि आप 90 डेज के अंदर इलेक्शन करवाएं और अगर आपको कोई लग रहा है कोई बाम है, आप इलेक्शन का स्केड्यूल दें। अच्छा, लेकिन तो अगर आप जब ये नहीं बात हुआ। करेंगे और आप ये बात करेंगे एज ए रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल्स पार्टी और जो भी इलेक्शन कमीशन में आपकी नुमाइंदगी करेगा जाके, इलेक्शन कमीशन का आप ये नहीं पूछ सकता कि भाई आपकी हुकूमत थी, आपने काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट के जरिए इसको नोटिफाई कर दिया, आप ना करते या पहले कर लेते, हमें टाइम ज्यादा दे देते? देखिए, ये जो सवाल है ना, ये इलेक्शन कमीशन नहीं पूछ सकता। उसकी वजह कि ये प्रोगेटिव हुकूमत का होता है। अगर Yes. हुकूमत के अंदर तमाम पॉलिटिकल पार्टीज बैठ के, तमाम इत्तेहादी पार्टीज बैठ के, अलाइज बैठ के ये डिसीजन करते हैं कि अब ये होना चाहिए, तो इलेक्शन कमीशन आपको ये क्वेश्चन नहीं कर सकता आपने पहले क्यों नहीं किया या बाद में क्यों किया। ये तो प्राइम मिनिस्टर और नहीं, आपने एक भारी भरकम जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन पे डाल दी और अब आप वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जी वो 90 डेज वाला भी पूरा करें। फिर हाफिज साहब ने लीगल पोजीशन दोनों शेड्यूल इकट्ठे जारी नहीं हो सकते। जारी नहीं हो किस तरह सकते, शेड्यूल कैसे होंगे आर्टिकल मुझे बताएं। 51 को भी करें और कह रहे हैं कि शेड्यूल जारी हो ही नहीं सकता इलेक्शन का जब तक आप नई हल्का बंदियां ना कर लें नई मर्दमशुमारी के तहत। इसके अंदर फिर ये है कि इलेक्शन कमीशन तमाम जो स्टेक होल्डर्स हैं उनके साथ बैठ के उनको सेटिस्फाई करे कि कैसे चीजों को कर सकते हैं। बिकॉज हमारी पार्टी की डिमांड तो यही है कि अगर आइन के अंदर लिखा है कि 90 दिन में इंतखाबात होने हैं, तो इसका मतलब है कि आपने आइन की पासदारी करनी है। Very right. तो इलेक्शन कमीशन इसका कोई हल निकाले कि कैसे इसके अंदर ये मामला हो सकता है। जी बिल्कुल ठीक है। इकबाल जफर झगड़ा साहब ने भी हमें ज्वाइन किया, मुस्लिम लीग नवाज के सीनियर रहनुमा है। बहुत बहुत शुक्रिया झगड़ा साहब। गुफ्तगू हो रही है कि मर्दमशुमारी, उसके बाद मर्दमशुमारी की नोटिफिकेशन के बाद जो है नई हल्का बंदियां, उसका शेड्यूल, और उसके बाद जब वो अमल मुकम्मल होगा तो फिर इलेक्शन का शेड्यूल आएगा। लेकिन जब ये चीज़ वाजे है, सामने है, एक्सप्लेन कर दिया है इलेक्शन कमीशन ने, फिर उबाम पैदा करने की कोशिश क्यों की जाती है कि जी ये मामले को तवालत दे रहे हैं, इलेक्शन लेट हो रहे हैं? उन्होंने वाजे कर दिया, बिल्कुल ह्यूमनली जो पॉसिबल है वो होगा और आईन एक पाकिस्तान के तहत होगा। झगड़ा साहब। जी जी, शुक्रिया जी, आपने एक बहुत अहम मौके पर मुझे वो चांस प्रोवाइड किया है। और मैंने सुना जब मेरे भाई जुल्फ़िकार अली ख़ान ने बड़ी डिटेल में गुफ्तगू की और एक्सप्लेन किया, और एंड ही वॉज ऑफ द ओपिनियन कि जी 90 दिन के अंदर अंदर इलेक्शन होने चाहिए, वो ज़रूरी है और इलेक्शन कमीशन को भी। लेकिन सवाल ये है कि ये चीज़ें किसको पता नहीं है? सबको पता हैं, लेकिन जो हालात हैं इस वक्त, आपकी जो हल्का बंदियां हैं, हल्का बंदियां के बगैर इलेक्शन करना नामुमकिन बात है। इट हैज टू बी डन। उनको अगर इलेक्शन कमीशन ऐसा कहे तो वो गलत कहेगी। इलेक्शन कमीशन भी यही कहती है कि हल्का बंदियां नहीं हुई तो हम कैसे इलेक्शन करा सकते हैं। यही वजह है कि ये चीज़ें जो हैं, हल्का बंदियां जो हैं और ये सारी डॉक्यूमेंटेशन जो है, ये जब तक पूरी नहीं होती आपका आगे बढ़ना बिल्कुल, मैं समझता हूं कि नामुमकिन है। अब लेकिन झगड़ा साहब एक सवाल एक और पूछना चाहूंगा आपसे। रिस्पेक्ट टू हिम,
जी जी, एक सवाल है कि अब सदर मुमलिकत ने इलेक्शन कमीशन को ख़त लिखा, वहाँ से जवाब भी आ गया कि जी ये इलेक्शन कमीशन का इस्तेहकाक है कि वो कब तारीख देते हैं। तो जब इस किस्म की कॉरस्पॉन्डेंस होगी और पब्लिकली होगी, यानी कि मीडिया में भी वो बात आएगी, तो इदारों के हवाले से लोगों के जहनों में कुछ ऐसे तासुरात पैदा होंगे कि जैसे कोई टसल चल रही है इलेक्शन करवाने या ना करवाने के हवाले से। नहीं जी, देखें सदर साहब के पास जो ऑप्शंस हैं आप ये देख लें ना, आर्टिकल 75 क्या कहता है। अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल 75 प्रेसिडेंट के पास दो ऑप्शंस हैं, या तो वो उसको एक्सेप्ट करेगा जो प्रपोजल है, और या अगर नहीं करता तो उसको फिर पार्लियामेंट के पास भेजेगा। जी, ये तो बिल की बात है ना, इस पे हम आ सकते हैं, लेकिन अभी हम खत की बात कर रहे हैं। लेकिन एक और सवाल आपसे मैं पूछ लेता हूं कि अब वकला बरादरी में से कुछ लोगों का ये शायद ओपिनियन है और उस ज़मीन में वो सुप्रीम कोर्ट में भी चले गए हैं, जाने का इरादा रखते हैं। ऑफिसर करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। नहीं, दो पिटिशंस भी फाइल हो चुकी हैं। तो मामला जब सियासतदानों के पास है और वो इस पे बात कर सकते हैं, या इलेक्शन कमीशन को आईने पाकिस्तान ने अथॉरिटी दी है, तो फिर अगर फैसला या सुप्रीम कोर्ट में जाएगा, वहां पे बात होगी, फिर जजेस के हवाले से क्वेश्चन उठते हैं पब्लिकली, तो ये तो सूरत हाल बड़ी अजीब सी हो जाएगी दोबारा। झगड़ा साहब जी, मुझसे जी जी आपसे सवाल किया। हाँ जी, देखिए ना, बात यह है कि जुडिशरी जो है, जुडिशरी का एक बहुत ही अहम रोल है इस वक्त, और खासकर हमारी जमात जो है और हमारे कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब जो हैं, वो जुडिशरी के गलत या सही फैसले को भी, गलत भी हो तो बड़े एहतराम से उनको वो निशानदेही जरूर करते हैं, सही, लेकिन ये नहीं कहते कि जी आपने गलत फैसला कर दिया है, हम तो ये नहीं मानेंगे। हर एक जो बात होती है वो ये कहते हैं कि जी ठीक है। और ये सिर्फ आज नहीं है, देखें आप पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तारीख उठा लें, जब भी ऐसी कोई बात हुई, जुडिशरी को मियां नवाज शरीफ ने बहुत ही एहतराम के साथ एड्रेस करके बात की है। कभी ये नहीं कहा कि जी बस ये तुमने कर दिया है तो हम नहीं मानते। ठीक झगड़ा साहब, आपका पॉइंट ऑफ व्यू आ गया। नाज़रीन, एक ब्रेक लेनी है मुझे, ब्रेक के बाद गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे, साथ रहिएगा। The ultimate cricketing showdown in Asia is back. The most anticipated clash of the event is here. The big guns from Asia are here to compete for the glory. This is the Asia Cup, the tournament that will have you on the edge of your seats. Don't miss it. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا
رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद नाजरीन। बात कर रहे हैं आइनी नुकात, कानूनी नुकात और उनसे जुड़े दीगर मामलात नई हल्का बंदियों के हवाले से। हाफिज़ एहसान खोकर साहब, अनवर रज़ा साहब, जुल्फ़िकार अली बदर साहब और इकबाल ज़फ़र झगड़ा साहब साथ मौजूद हैं। हाफिज़ एहसान खोकर साहब, बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब SM ज़फ़र साहब के साहबजादे हैं, ख़ुद भी बहुत बड़े वकील हैं, लेकिन वो ये बात करते हैं कि जी ये काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट में जब ये नोटिफाई हुई नई मरदमशुमारी, तो वो उसका फोरम ही कंप्लीट नहीं था, इनकम्प्लीट था, उसमें वज़रा आला मौजूद नहीं थे। तो ये ज़रा एक्सप्लेन करें कि इतना आउटराइट जाके इतनी ओपन स्टेटमेंट दे देना, बिल्कुल एक वर्डिक्ट दे देना, ये क्या सूट करता है उनके लेवल के एक वकील को? शहजाद भी, मैं सिर्फ इसका एक जो कॉन्स्टिट्यूशनल एस्पेक्ट है मैं उस पर आता हूँ इस चीज़ के अंदर कि जो आर्टिकल 153 है ये 1973 से आपके कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मौजूद है और इसकी जो कॉम्पोजिशन है वो ये है कि आपका प्राइम मिनिस्टर है, चारों उसके अंदर चीफ मिनिस्टर्स हैं और 3 उसके अंदर आपके फेडरल मिनिस्टर्स उसके अंदर आते हैं। ये इसका कॉम्पोजिशन है। इसका नोटिफिकेशन जो है वो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान करता है और प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान की अपॉइंटमेंट के बाद ये नोटिफाई होते हैं। इस काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट का मतलब ये है कि कोई ऐसे मामलात जो आपका जो लेजिस्लेटिव पार्ट 2 है उसके अंदर जो प्रोविंसेस से रिलेटेड है, बड़े बड़े, जिस तरह आप ये देखें कि वाटर रिकॉर्ड था एक, आप इस मुल्क के अंदर आया कि आपने उन चीज़ों के अंदर लेके आए। आपका ये है कि गैस के इश्यूज़ आते हैं, रॉयल्टीज़ के इश्यूज़ आते हैं, पेट्रोलियम के इश्यूज़ आते हैं, जो बड़े बड़े ट्रांजैक्शनल प्रोविंशियल इश्यूज़ हैं उनके ऊपर ये फैसला करता है और पाकिस्तान का सबसे बड़ा हाईएस्ट फोरम है प्राइम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर्स। इसका जो कोरम है वो ये है कि आपके मिनिमम 2 चीफ मिनिस्टर्स उसके अंदर आने चाहिए और उसके आगे फंक्शंस हैं। और अगला इसका फंक्शंस ये है कि आप इसके किसी फैसले को किसी जगह चैलेंज नहीं कर सकते। एक और चीज़ एक्सप्लेन कर दें, ये ज़रूरी नहीं कि वो निगरान चीफ मिनिस्टर मैंडेट के नहीं, साथ उसके अंदर ये है, उसके अंदर ये है कि कॉन्स्टिट्यूशन का जिस तरह मैंने आपको कॉम्पोजिशन बताई उसके अंदर किसी जगह एक्सेप्शनल ऐसी चीज़ नहीं है कि जी आपके इलेक्टेड जो हैं चीफ मिनिस्टर्स वहाँ पे मौजूद हों। उसके अंदर ये है कि आपका प्राइम मिनिस्टर, और ये बहुत सारे टेन्योर्स के अंदर केयर टेकर्स गवर्नमेंट को पाकिस्तान में आज तक तो नहीं आई ना, इससे पहले भी केयर टेकर गवर्नमेंट्स आई हैं और उन्होंने काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट के मीटिंग्स की और उसके अंदर फैसले किए। तो आपकी तशरीह के मुताबिक काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट का ये बिल्कुल मुकम्मल फोरम था और जो फैसला हुआ मुकम्मल फोरम था 153 के अंदर उन्होंने की। अब इस फैसले को अंडू कौन कर सकता है? यानी कि एब्सोल्यूट अथॉरिटी जो है वो इसको अंडू करने की कॉन्स्टिट्यूशन ने पार्लियामेंट को दी है कि पार्लियामेंट का जॉइंट सेशन आएगा और वो मेजॉरिटी रेजोल्यूशन के साथ उसको अंडू कर सकता है। अब उसके अंदर ये है कि काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट ने किया। अब मैं आपको एग्जांपल्स देता हूँ कि मैं पीटीवी के अंदर आपके शो के अंदर तब आऊँगा कि जब आप मुझे गेट के अंदर आने देंगे। अगर आप मुझे गेट के अंदर आने ही नहीं देते तो मैं किस तरह आऊँगा? अब इस पूरे इलेक्शन प्रोसेस के अंदर जो आपका गेट है वो आपका आर्टिकल 51। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मुझे बढ़ना है। बिल्कुल, बहुत अच्छा आपने एक्सप्लेन कर दिया। मुझे ये बताइएगा कि पाकिस्तान में आइन और कानून के तहत हर शख्स जो है कानून की नज़र में, अदालत की नज़र में बराबर है, यानी कि मेरे भी उतने ही राइट्स हैं जितने आपके राइट्स हैं, या इवन के प्राइम मिनिस्टर के जितने राइट्स हैं, ऐसी बात है? बिल्कुल इसी तरह। और वो ये है कि अक्रॉस द बोर्ड है, चाहे वो पाकिस्तान का मुस्लिम शहरी है या पाकिस्तान का मिनॉरिटी शहरी है, चाहे वो पाकिस्तान से बाहर रहता है या पाकिस्तान के अंदर है, जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर उसे आर्टिकल 8 से लेके
28 तक जो राइट्स सीखे हैं वो अब पाकिस्तान के तमाम शहरों के लिए। लोग एक सवाल कर रहे हैं आजकल कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन को तोशा खाना केस में सज़ा हुई और उनकी जो अपील है वो इस वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट सुन रही है। सुप्रीम कोर्ट ने भी उनकी एक अपील को मंजूर किया, हालांकि आज उन्होंने कहा कि जब तक फैसला हाई कोर्ट का नहीं आता हम इस पर देखेंगे, वेट करेंगे। तो क्या अगर आपके खिलाफ, मेरे खिलाफ कोई ऐसा मुकदमा हो तो हमारी अपील इतनी जल्दी लग जाएगी? नहीं, मैं इसको किसी और एंगल से भी देखता हूँ। लगना तो दूर की बात है ना, सुप्रीम कोर्ट के अंदर तो वैसे जनरली जो है कि जब आप केस को फाइल करते हैं तो शायद आपकी बारी जो है वो मंथ्स के अंदर आती है, और हमारी बार काउंसिल या सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन जो है वो हमेशा इस चीज़ को एजिटेट करती हैं कि पाकिस्तान के अंदर आप एक मैकेनिज्म बनाएं सुप्रीम कोर्ट के अंदर कि आपकी डेट मिनिमम टाइम के अंदर लगनी चाहिए। तहरीक इंसाफ या किसी भी बड़े आदमी की या सियासतदान की अपील अगर जल्दी हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में लगेगी तो लोगों के जहनों में सवाल पैदा होना तो नेचुरल है। नहीं, उसके अंदर ये है कि अगर किसी जगह आपका लिबर्टी ऑफ सिटीजन है तो, लेकिन इसका जो पैराया कुछ और है जिस कॉन्टेक्स्ट में आप बात कर रहे हैं वो ये है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के पास इस वक्त जो मामला पेंडिंग है, और आप इसलिए आपने देखा है कि सुप्रीम कोर्ट की कल ऑब्जर्वेशंस आई थी, फैसला नहीं आया, आज भी सुप्रीम कोर्ट ने किया, वो इस वजह से है कि सुप्रीम कोर्ट के पास जो अपील्स इस वक्त चल रही हैं वो उस ऑर्डर के खिलाफ हैं जो इस वक्त नॉन एग्जिस्टेंट है। वो नॉन एग्जिस्टेंट इसलिए है कि जो वो हाई कोर्ट का ऑर्डर था, उस ऑर्डर के बाद जो एडिशनल सेशन जज था उसने एक फैसला किया और उस फाइनल फैसले को दोबारा चैलेंज कर दिया गया इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर, और इस्लामाबाद हाई कोर्ट उस फैसले को सुन रहा है। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट वेट कर रही है कि अगर हाई कोर्ट फैसला को करती है कोई तो फिर मैं उस पर करूं, अदरवाइज इस वक्त जो पिटीशंस इस वक्त पेंडिंग है ये नॉन मेंटेनेबल भी हैं, और दूसरा उसके अंदर यह है कि ये लाइव इशू ही नहीं। अगर फर्ज किया सुप्रीम कोर्ट वो अपीलें एक्सेप्ट भी कर ले तो वो उन ऑर्डर्स जो हैं जो इस वक्त नॉन एग्जिस्टेंट हैं उसके बाद आपने एक ब्रिज क्रॉस करके आगे चले गए हैं, अब उसको आपने और है। लेकिन पहले अनवर रजा आपके से कि आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि जी हमारे इस्लामाबाद हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और ट्रायल कोर्ट के दरमियान सैंडविच बन गई है, और जब भी सियासी मामलात आते हैं तो क्योंकि सोशल मीडिया का दौर है, जजेस के हवाले से कुछ ऐसी बातें शुरू हो जाती हैं, उनके कंडक्ट पे बात जो कि नहीं होनी चाहिए। तो इस वक्त ये क्या चीज़ जाहिर करती है आपको कि दो बड़ी अदालतों में, आला तरीन अदालतों में वो अपील इस वक्त चल रही है और सियासी नौयत का बड़ा ही मामला है? देखिए शहजाद, मैंने तो सुप्रीम कोर्ट में पहली दफ़ा इतना हिस्टोरिकल एक डिसीजन उनका देखा, ऑब्जर्वेशन देखा कि हाई कोर्ट जो है वो 1 से 2 बजे तक देखे और 2 बजे के बाद इस केस को हम देखेंगे। एक बात, 80 लाख के करीब पूरी अदलिया में जो केसेस हैं वो पेंडिंग है। क्या इस मुल्क के बाकी शहरियों को इस तरह का इंसाफ मिला है जो किसी एक जमात के सरबराह को इंसाफ दे रहे हैं? ठीक है, पॉलिटिकल मामला है, इसको हल होना चाहिए, लेकिन देखिए इसमें किसी जाने वाले को जल्दी होगी कि मैं कोई ऐसा डिसीजन करके जाऊं वो किसी को अगर सूट करता हो या किसी को सूट ना करता हो। हमें इन चीज़ों को भी देखना। नहीं, देखिए तो क्या फिर मुझे बताएं जो 80 लाख केसेस पेंडिंग पड़े हैं वो अच्छी बात नहीं है शहरियों के लिए? बिजली इतनी महंगी हो रही है, गैस महंगी हो गई है, मुझे बताएं इस पर आज खुद नोटिस नहीं लेना चाहिए था? आज अदवायात की कीमतों में इतना बड़ा इजाफा हुआ है। इदारे को अपना काम करना चाहिए। नहीं, देखिए ये क्या, मुझे बताएं ना, बिजली के बिल आप नहीं दे सकते, वो जलाए जा रहे हैं, गैस की कीमतों में इजाफा हो रहा है, जान बचाने वाली मेडिसिन जो है उनमें इजाफा किया गया है, होशरुबा इजाफा किया गया है। मुझे बताइए क्या आज खुद नोटिस इस पर लिया जा सकता? इस मुल्क के साथ देखिए ना, ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि आइन ने आपके रोल डिफाइन किए हुए हैं, हर इदारे को उसके मुताबिक काम करना चाहिए। लेकिन जब पार्लियामेंट और अदलिया आमने सामने आएंगे, ये भी हमने देखा, फिर अदलिया जो सुप्रीम कोर्ट है, आपका क्या ख्याल है? इस्लामाबाद हाई कोर्ट एक आईनी इदारा है, वो सुप्रीम कोर्ट के मातहत नहीं है। ठीक हो गया? हाँ ठीक है, जब वो फैसला कर ले, ये आपका सुप्रीम कोर्ट का राइट है कि आप उस फैसले के खिलाफ कोई डिसीजन दे सकते हैं। अदालत ने बात कर दी ना कि हम इंतजार करेंगे कि बेहतर है कि पहले वो तो उनका इख्तियार था ना। देखें सुप्रीम कोर्ट का जैसा जो उन्होंने कहा तो उसके बाद आप देखें ना, उन्होंने भी अपना जो उनका इख्तियार था उन्होंने इस्तेमाल किया ना। उन्होंने कहा ठीक है आज हम प्रोसीडिंग नहीं करते, कल करेंगे, ये उनका इख्तियार था, उन्होंने किया। हम यही कहते हैं कि अगर इदारों के दरमियान इस तरह तसादुम होगा कोई पोलिटिकल स्कोरिंग के लिए, तो फिर ये निज़ाम दरम बरम होगा। हमें तमाम इदारों को अपनी हदूद में रहना चाहिए, ये हमें देखना होगा। ये देखिए किसी एक पर क्रिटिसिज्म कर रहे हैं हम चाह रहे हैं कि इस मुल्क में कोई तो आगाज करे कि निज़ाम में बेहतरी के लिए पहला कदम उठाए। वेरी राइट। जुल्फ़िकार अली बदर साहब, अब एक केस बना, उसका ट्रायल हुआ, उसके मुताबिक जो है तहरीक इंसाफ के सरबराह को सजा हो गई और वो नाहल भी हो गए। अब लेकिन ये तो उनका हक है कि वो अपील के 2 फोरम उनके पास मौजूद हैं और वो दोनों को एट अ टाइम शायद एग्जॉस्ट करना चाह रहे थे, लेकिन फिर भी अब हाई कोर्ट कल इसको केस को दोबारा टेकअप करेगी। तो इसमें कोई ऐसी बात क्या है कि जब भी ऐसी बात होती है तो दूसरी जानिब से आता है कि शायद उनको कोई रिलीफ मिलने जा रहा है, एक फिजा बना दी जाती है। हालांकि ये एक सीधा साधा केस है जो दलाइल देगा और मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान इसको कानून के मुताबिक फैसला कर देंगे। सिंपल।
देखिए इसके अंदर कोई ऐसी चीज नहीं है, कॉज जो नीचे ट्रायल होता है ना, वहाँ पे यू हैव टू डिस्कस द क्वेश्चन ऑफ फैक्ट्स, और जब आप हाई कोर्ट में अपील में चले जाते हैं, वहाँ पे क्वेश्चन ऑफ लॉ पे बात होगी, और वो जो अगले जो अपीलेट फोरम होते हैं हाई कोर्ट का और सुप्रीम कोर्ट का, वहाँ पे क्वेश्चन ऑफ लॉ पे ही बात होगी। असल बात यह है कि इस मुल्क के अंदर, जैसे पहले दो ऑनरेबल गेस्ट बात कर रहे थे, इस मुल्क में ये तमाम फैसला करने वाली गुफ्तों को सोचने की जरूरत है कि अमीर, गरीब, ताकतवर और कमजोर तमाम के लिए कानून एक बराबर होना चाहिए। अगर एक ताकतवर शख्स या एक स्ट्रॉन्ग शख्स का कानून का केस जल्दी लग सकता है, तो फिर एक गरीब आदमी का केस भी इसी तरह सुना जाए। बहुत सारे लोग जो है अपने कई कई सालों से केस पेंडिंग पड़े हुए हैं और उनकी आज तक कोई सुनवाई नहीं है, अनलेस एंड अनटिल वो बहुत कोई पैसे दे के महंगा वकील करें या बार का उहदेदार करें, उसके बाद जाके मामला बनता है। यहाँ पे हमें कानून को और अदलिया के जो मामलात हैं उसको, उसके अंदर आसानियां पैदा करने की जरूरत है। ऐसा कंट्रोल और सिस्टम ऐसा बनाने की जरूरत है कि लोगों को आसानियां नजर आए, कि लोगों की जो अपील्स हैं वो टाइमली लगे और लोगों की सुनवाई हो सके। फैसला तो अदालतों ने करना होता है, फैसला तो जजेस ने करना होता है, और सारे जजेस ऑनरेबल हैं, वो अपनी मर्जी से फैसला करेंगे किसी के हक में या किसी के खिलाफ, लेकिन उसको टाइमली सुने। खुदारा अगर आप इसको डिले करते हैं कई महीने, कई साल, तो लोगों के तो दादा पोता केस बन जाते हैं, जो नीचे सिविल कोर्ट से शुरू होता है और सुप्रीम कोर्ट के फैसला करने तक लोग दुनिया से चले जाते हैं। लिहाजा इस चीज को सोचने की जरूरत है। नहीं, लेकिन एक बात जुल्फिकार साहब, एक सवाल यहाँ पे ये है कि ये केस है एक बड़ी जमात के एक सरबराह के हवाले से है, और वो जमात आगे इलेक्शन भी कंटेस्ट करने का यकीनन इरादा रखेगी, उनकी ख्वाहिश भी होगी उनकी जमात से कोई वजीर आजम बन जाए। तो क्या अदालत इस चीज़ को भी मद्देनजर रखती है कि इस केस की अहमियत कितनी है दीगर केसेस के मुकाबले में या नहीं? देखिए असल बात यह है, यहाँ पे जो टिल्ट है ना, वो आपको नजर आ रहा है कि जब आप किसी को फेवर दे के किसी का केस जल्दी लगवाएं या उसके केस पे जल्दी फैसला दें, या उसके हक में कोई ऐसा फैसला दे दे कि आइंदा उसको कहें कि आपने गिरफ्तार नहीं करना, आइंदा होने वाले केसेस में भी इनको गिरफ्तार नहीं करना, तो यहाँ से आपकी बायसनेस नजर आ लेकिन रही आप होती है। किसी के कंडक्ट के बारे में इतनी ओपन और आउटराइट स्टेटमेंट कैसे दे सकते हैं ना, कि जिसका कोई ऐसा सबूत नहीं, कोई बात नहीं है। मतलब एक अपनी विजडम के मुताबिक जज साहिबान जो है वो फैसला करते हैं जो वो मुनासिब समझते हैं आइन और कानून के मुताबिक। ये तो पॉलिटिकल एंगलिंग होगी ना कि टिल्ट है या नहीं है। देखिए ये असल बात ये है कि मैंने जैसे पहले कहा कि तमाम जजेस ऑनरेबल हैं, लेकिन एवरी पर्सन इज पॉलिटिकल, चाहे वो जजेस हो या ब्यूरोक्रेट्स हो या कोई आम आदमी Point हो, well taken. उनकी एक पॉलिटिकल सोच होती है जो कि उनके फैसलों से पहले उनके ठीक। ऑब्जर्वेशन में नजर आ रही होती है। सही। ये हम नहीं कहते, ये उनके अपने फैसले और उनकी गुफ्तगू बताती है कि वो क्या सोच रखते हैं। Very चाहे right. कोई सियासी फैसला हो या कोई जनरल फैसला हो, उसमें उनकी ऑब्जर्वेशन से आपको पता चल जी जाता है। बिल्कुल दुरुस्त। कि मैं जरा झगड़ा साहब के पास जाना चाहूंगा। झगड़ा साहब, अब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने क्योंकि सिलसिला शुरू कर दिया है सियासी जमातों से मुशावरत का, आपके ख्याल में आपकी जमात जब जाएगी, क्या आपके उनसे दरख्वास्त होगी, क्या मुतालबात होंगे इलेक्शन कमीशन से इंतखाबात के हवाले से? इलेक्शन कमीशन से देखें जी, हमारा मुतालबा सिर्फ एक ही होगा कि वो जो भी फैसला करते हैं या हुक्म जारी करते हैं जी, तो वो प्योरली आइन के मुताबिक हो। आइन इस वक्त हमारे मुल्क में एक सुप्रीम डॉक्यूमेंट है जिसको हमें ऑब्जर्व करना पड़ेगा, वरना अगर आप आइन में यहाँ पर अभी तब्दीलियां शुरू कर दें और अमेंडमेंट शुरू कर दें तो यकीन करें हम एक ऐसे भंवर में फंस जाएंगे जिससे निकलना हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। लेकिन इलेक्शन कमीशन ने ये जो चीज इलेक्शन जो है कमीशन इसको नई मद्देनजर मरदमशुमारी रखते के मुताबिक जो हल्का बंदियां कराने का इरादा रखता है उस पर आपकी जमात को कोई तहफ़्फ़ुज़ात नहीं है। इलेक्शन कमीशन कहता है कि दिसंबर के बाद इलेक्शन का शेड्यूल जारी होगा, यानी उसमें तकरीबन 2 माह का अरसा लग सकता है इलेक्शन कराने तक, फरवरी के मिड में या मार्च तक। उस पर भी आपको कोई तहफ़्फ़ुज़ात नहीं है, तो फिर तो आप मतलब बिल्कुल सेटिस्फाई हैं इलेक्शन कमीशन के कंडक्ट, परफॉर्मेंस और उनकी अप्रोच से? देखिए जी, इलेक्शन कमीशन के कंडक्ट से तो सेटिस्फाई रहना पड़ेगा हमें। इलेक्शन कमीशन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इन द इलेक्शन ऑफ द कंट्री।
इलेक्शन कमीशन का नाम क्यों इलेक्शन कमीशन रखा गया है? क्योंकि इलेक्शंस की सारी जो चीज देखी जाएगी कि ये अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन है और इसमें कोई ऐसी बात नहीं है जो कि आइन के मुनाफी हो, तो तब जाके जो है ये हम कुछ आगे बढ़ सकेंगे। वेरी राइट सर, वेरी राइट। अब ये जो इलेक्शन आ रहा है ये प्योरली इन लाइन विद द कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए। जी बिल्कुल, पॉइंट वेल टेकन झगड़ा साहब। हाफिज एहसान खोखर साहब, इससे पिछले वाले मौजू पे हम बात कर रहे थे, उसमें मैं चाहूँगा कि जब भी किसी बड़े आदमी या सियासतदान का केस अदालतों में जाता है, जज साहिबान जो है ना वो अजीब सी तनकीद का निशाना बन जाते हैं। हमने माजी में भी देखा है। और क्योंकि जज साहिबान प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर सकते, वो अपने फैसले के ज़रिए गुफ्तगू करते हैं या वो कोई इस तरीके से आके बाहर पब्लिकली बात नहीं कर सकते, तो वो विक्टिम बन जाते हैं इस किस्म की फजूल क्रिटिसिज्म की। तो उसके बारे में मैं चाहूँगा कि क्या ये लोगों का, सियासतदानों का बिहेव होना चाहिए कि जब ऐसा कोई केस आता है तो उसको किस नौयत से देखें, उस पर किस तरह का रद्द-ए-अमल दें? देखिए, चीज़ ये है कि इसकी दो स्ट्रैटेजीज़ हैं और बड़ी वाज़ेह है ये दो स्ट्रैटेजी। एक स्ट्रैटेजी है कि कोर्ट की अपनी स्ट्रैटेजी क्या आनी चाहिए। कोर्ट की अपनी स्ट्रैटेजी ये है कि ओपन कोर्ट के अंदर मामला आना चाहिए और उसके अंदर जो ऑब्जर्वेशंस हैं उसकी बजाय केस के फैक्ट्स को और लॉयर्स को सुना जाए और उसके बाद एक फ़ैसला दिया जाए। दूसरा चीज़ ये है कि पाकिस्तान जैसे मुल्क के अंदर जहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल इश्यूज़ के अंदर पॉलिटिकल इश्यूज़ जो है वो इन्वॉल्व होते हैं और उसके अंदर कॉन्स्टिट्यूशन की बजाय एक साइड या दूसरी साइड एक दूसरे को डिफीट करने के अंदर होती है, तो उन मैटर्स के अंदर चीफ जस्टिस को ये चाहिए कि फुल कोर्ट पे जाया जाए और जो अवेलेबल स्ट्रेंथ हो उस पे फैसला किया जाए ताकि कोई चीज़ ना हो। दूसरा ये है कि आर्टिकल 184(3) की जो जुरिस्डिक्शन है उसको मिनिमम जो है उसको एक्सरसाइज किया जाए ताकि किसी के साहब इससे शायद नहीं ताकि नहीं पॉलिटिकल क्वेश्चंस के अंदर फंडामेंटल राइट्स के ऊपर उन्हें जाना चाहिए। एक्सटर्नली उसके अंदर जो इंपॉर्टेंट है वो ये है, इस चीज़ के अंदर जो मैं ये समझता हूँ वो ये है कि हमारी रिपोर्टिंग का भी बड़ा इसके अंदर एक ऐसा है कि हम वो चीज़ें रिपोर्ट करके चीज़ों को क्लाइमैक्स की तरफ ले जाते। अब आप देखें कि कल रिपोर्टिंग से ये लग रहा था कि शायद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है वो ऑब्जर्वेशन देगी। आज आप देख लें कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने ऑर्डर्स के अंदर ये सारा जो रिस्ट्रेन किया। अच्छा सवाल, हाँ बिल्कुल आपने सही कहा, ये हम, लेकिन सवाल ये है कि ऑब्जर्वेशंस जो हैं जज साहिबान की, आप क्या समझते हैं कि डबल एज स्वॉर्ड भी होती हैं कि विद ड्यू रिस्पेक्ट कि जैसे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कल जो एक उनकी तरफ से जज साहिबान की तरफ से एक ऑब्जर्वेशन आई कि ट्रायल कोर्ट के फैसले में सुकम नज़र आते हैं, आपने भी ये खबर पढ़ी होगी। तो अब क्योंकि हाई कोर्ट में मामला चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट की एक इतनी बड़ी ऑब्जर्वेशन सामने आ चुकी है, तो फिर जो मातहत अदालत है उस पर क्या असर पड़ता है? देखिए, मैं आपको यही बताऊं ना कि दुनिया के अंदर मतलब पाकिस्तान अकेला तो नहीं है ना सुप्रीम कोर्ट, दुनिया के हर मुल्क के अंदर सुप्रीम कोर्ट्स हैं, हाई कोर्ट्स हैं, लेकिन जिस तरह की रिपोर्टिंग मैकेनिज्म पाकिस्तान के अंदर 2008 से स्टार्ट हुई है वो दुनिया के अंदर किसी तरह नहीं है। अब होता यह है कि जब मैं एज ए लॉयर आपको बताऊं कि जब हम बात कर रहे होते हैं तो जजेस बोलते हैं, हम उनको जवाब देते हैं, लेकिन वो एक ऐसे एनवायरनमेंट के अंदर चीजें चल रही होती हैं, कॉन्टेक्स्ट होता है उसका कॉन्टेक्स्ट होता है। लेकिन उसके अंदर यह है कि चूंकि पाकिस्तान के सारे जो हैं वो इस तरह के पॉलिटिकल केसेस जब आते हैं तो जब ऑब्जर्वेशंस आती हैं, अब उस ऑब्जर्वेशंस के अंदर यह है कि हमारी सुप्रीम कोर्ट और कोर्ट्स के अंदर जो है 22 रिपोर्टर्स बैठे हुए हैं, वो फौरन जाके टिकर्स चलाते हैं, उन टिकर्स से अंदर एक सेंसेशनल न्यूज आती है और अगले दिन बाज दफा जो है वो जजेस को उस पे खुद भी करना पड़ता है एक्सप्लेन। के नुमाइंदे और प्रेस क्लब के सदर बैठे हैं, इनसे पूछ लेते हैं। और मैं शहजाद भाई सिर्फ एक उसके बाद चला जाऊंगा। मैं ये समझता हूं कि इन सारी चीजों को ऑर्डर करने के लिए ये सारा इकट्ठा, और जो चीज इस वक्त चल रही है 90 डेज या 120 दिन के कंट्रोवर्सी में न पड़े। कॉन्स्टिट्यूशन बड़ा क्लियर है कि 90 दिन उस वक्त स्टार्ट होंगे जब आपका पहला प्रोसेस 51(5) का होगा। पाकिस्तान के तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को चाहिए कि अपने मैनिफेस्टो लेके आए कि हम इस मुल्क की बेहतरी के लिए क्या करेंगे, गवर्नेंस, जस्टिस। आप ये कह रहे हैं कि 14 या 15 तारीख जब भी दिसंबर की ये अमल मुकम्मल होगा उसके बाद 90 दिन, उसके बाद 90 दिन स्टार्ट होंगे। ये जो हमने कंट्रोवर्सी स्टार्ट की हुई है ना कि 90 दिन भी इकट्ठे चले, 120 देखें कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर पहले आप एक एस्पेक्ट तो पूरा करेंगे ना तो फिर दूसरे नहीं, 6 माह नहीं है ना उस चीज के, आप उसको इकट्ठा ना पढ़े इस चीज को कि 90 वो और 120 दिन वो। कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि आपकी हल्का बंदियां होनी चाहिए, फिर आप इलेक्शन में जाएंगे, और इसी के लिए आपने 24वीं आईनी तरमीम भी की प्रोविजनल। ज्यादा से ज्यादा अच्छा नहीं, उससे यह है कि जो आपका 57 के अंदर जो शेड्यूल है
और 58 के अगर मिल के उसे पढ़ा जाए तो वो 53 दिन से लेकर 57 दिन तक। मैं ये समझता हूँ कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को अब ये करना ये चाहिए कि जहाँ पे उन्होंने 14 दिसंबर की डेट दी है वहाँ के ऊपर इन पार्टीज़ के साथ टेंटेटिव शेड्यूल जो उसे डिस्कस करें और अगले जनरल इलेक्शंस की जो एक डेट है वो दे दें कि जी हम टेंटेटिवली हमारी ये डेट है, बट हम इसको नोटिफाई उस वक्त करेंगे कि जब इस मुल्क के अंदर 120 के दिन के अंदर होगा, 51-5 होगा, ताकि ये पॉलिटिकल पार्टीज भी अपना शिफ्ट करें, लोगों को भी पता चले और जो पाकिस्तान के अंदर इस वक्त एक अनसर्टेनिटी है उससे निकल के हम एक कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क की तरफ अनवर रजा साहब, ये रिपोर्टिंग जो होती है और वो क्योंकि अदालतों के मामलात या आर्गूमेंट या क्रॉस एग्जामिनेशन या कुछ भी चीज़ वकला और जज साहिबान के दरमियान मुकालमे जो होते हैं वो एक कॉन्टेक्स्ट में होते हैं, लेकिन अगर उससे हट के कोई खबर चल जाती है तो फिर उससे एक इंप्रेशन पैदा हो जाता है। ये बड़ा अच्छा हाफिज साहब ने कहा। मैं हाफिज साहब के 2 पॉइंट्स पर मैं भी गुफ्तगू करना चाहूँगा। पहली बात तो ये है, जब देखिए कि जज साहिबान लीगल जो पॉइंट्स होते हैं उन पर अगर रहें और सियासी गुफ्तगू ना करें तो फिर मेरा ख्याल है कि वो गुफ्तगू हम तो जज साहिबान को नहीं कह सकते नहीं, आप बात नहीं तो समझे। मैं तो आपको एक ओवरऑल एक बात कर रहा हूँ कि देखिए जब वकला हैं वो उस केस के मुतालिक लीगल पॉइंट्स रेज करते हैं तो उस लीगल पॉइंट रेज करने के जवाब में जब जज साहिबान उससे लीगल कोई पॉइंट ऑफ व्यू मांगेंगे, कोई क्यूरी का दूर करने की बात करेंगे, वो तो ठीक है, वो रिपोर्ट हो तो उसमें कोई हर्ज नहीं, वो आईनी और कानूनी गुफ्तगू हो रही होगी। लेकिन जब जज साहिबान की तरफ से कोई पॉलिटिकल स्टेटमेंट आ जाता है उसको फिर मीडिया हाइप क्रिएट करता है, उसमें उनका और हमारा बराबर का कसूर है। अगर वो पॉलिटिकल गुफ्तगू ना करें, हम उसे रिपोर्ट ना करें, हम उसे भी खुद को भी कसूरवार ठहराते हैं, लेकिन ये गुफ्तगू उनकी तरफ से होती है। एक बात इसलिए हमें दोनों तरफ से देखना होगा, अगर लीगल पॉइंट ऑफ व्यू पर रहें, लीगल जो एक्सपेक्ट्स हैं उनकी तरफ तवज्जो दें तो ये काम ना हो। दूसरी बात कम से कम बोलना चाहिए और ज्यादा से ज्यादा लिखना चाहिए। बात यह है कि वो अपने फैसलों में लिखना जो लिखना है, उस फैसले की बुनियाद पर मैं रिपोर्टिंग करूंगा जो होना चाहिए। दूसरी बात, हाफिज साहब ने ये बात बड़ी दुरुस्त की, इस मुल्क में अब इमाम खत्म होना चाहिए और ये बात दुरुस्त है। जब आपकी हल्का बंदियाँ हो जाएंगी, 90 डेज 120 डेज कंप्लीट हो जाएंगे, उसके बाद जो 90 डेज हैं उसके अंदर अंदर आपने इंतखाबात करवाने हैं। अगर सियासी जमातें इस पर बैठकर इलेक्शन कमीशन के साथ जो अब उनकी मुशावरत हो रही है वो तय कर लें तो मैं समझता हूं कि जो अभी क्यास पैदा हुआ है और मुल्क में एक अजीब सी कैफियत है, वो कैफियत खत्म हो जाएगी। एक अच्छी बात की है, आई डोंट नो कि इसकी लीगल वैल्यू क्या होगी और पॉलिटिशियंस इसको कैसे लेंगे। जुल्फिकार अली बदर साहब, आप क्योंकि मुलाकात होनी है इलेक्शन कमीशन के मेंबरान से, चेयरमैन से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वफद की, तो जैसे हाफिज साहब बात कर रहे हैं कि जो लोगों में उभाम पैदा करने की कोशिश की जा रही है, क्या ये मुमकिन है कि कोई ऐसी उनके साथ हिकमत अमली तय कर लें और एक टेंटेटिव डेट इलेक्शन की दे दी जाए और ये कहा जाए कि हल्का बंदियों के अमल के मुकम्मल होने के बाद इसको नोटिफाई कर देंगे? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि जाती तौर पे कि चीफ इलेक्शन कमीशन के जो सारी पार्टियों के साथ बातचीत कर रहे हैं ये अच्छी बात है, लेकिन जब वो तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के साथ बातचीत का अमल पूरा करें तो उनको तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को जो है सेटिस्फाई करना है, तो इसके अंदर उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करना है। हम कोई अपनी से कोई ऐसी डिमांड नहीं करेंगे कि जिससे हमारी कोई ख्वाहिशात हो या हमारा कोई मुतालबा हो। हमारा सिर्फ एक ही है कि चीफ इलेक्शन कमीशन शुड फॉलो द कॉन्स्टिट्यूशन, और कॉन्स्टिट्यूशन जो कहता है कि अगर वो कहता है कि 90 डेज में इंतखाबात कराए जाएं तो फिर इंतखाबात को देखें कि किस तरह करवाना है। और टेंटेटिव डेट की बात ये है कि अगर इलेक्शन कमीशन जब मुलाकात करता है तो दे विल हैव टू कम अप टू द डेट, उनको एक डेट पे आना है कि इस डेट पे हमें ये स्केड्यूल देना है, उन्होंने अपना प्रोसेस भी पूरा करना है। लेकिन बात तो फिर वही आ जाएगी ना जुल्फिकार साहब के कॉन्स्टिट्यूशन को भी फॉलो करना है। जी बिल्कुल, बात वही आ जाएगी कि यही कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान पाबंद करता है इलेक्शन कमीशन को आपके इलेक्शन इलीगल होंगे अगर आप 51-5 की नोटिफिकेशन के बाद सेंसस नहीं करेंगे, दैट वुड बी अनकॉन्स्टिट्यूशनल इलेक्शन। जुल्फिकार साहब, यही आईन पाकिस्तान पाबंद कर रहे हैं ना इलेक्शन कमीशन को। देखिए, हमारा तो ये है कि the chief election commission will have to satisfy all the political parties and stakeholders। अगर चीफ इलेक्शन कमीशन ये समझते हैं कि कोई आईनी इसके अंदर मामला है और इलेक्शन के अंदर ये कोई चीज ऐसी हो सकती है जिसमें कोई टेंटेटिव डेट देके सबको सेटिस्फाई किया जा सके, वो शहजाद साहब लाइटर साइड वो कहते हैं कि जाने तो जाने गोले ना जाने। जानते सारे हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, उसकी प्रोविजंस क्या है, वो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान भी जानते हैं, वो ये पॉलिटिकल पार्टीज भी जानते हैं, वो पाकिस्तान का एक आम आदमी कॉमन मैन भी जानता है। बट इशू ये है कि इन पॉलिटिकल पार्टीज को अब मुल्क को लीड करना चाहिए फॉर अ बेटर गवर्नेंस, फॉर अ बेटर जस्टिस सिस्टम एंड विद द होप कि हम इस मुल्क को बेहतर लेके चलेंगे। हमेशा से आइन की बात करती आई है, हम तो कभी उस चीज से हटे नहीं है।
और आइंदा भी हम जो डिमांड करते हैं या बात वेरी होती राइट, पॉइंट है, वेल टेकन डिमांड सर, होती है। पॉइंट वेल टेकन। इकबाल ज़फ़र झगड़ा साहब, फाइनल लास्ट कमेंट आपसे कि बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि सियासी जमातें सारी की सारी भारी जिम्मेदारी जो उनके कंधों पे भी आयद होती है वो इलेक्शन कमीशन के ऊपर डालना चाहते हैं। आप लोगों ने यानी कि हुकूमत ने, गुज़िश्ता हुकूमत ने फैसला किया, सियासी जमातें जो बहुत बड़ी बड़ी सियासी जमातें हैं वो उस फैसले में यानी कि हुकूमत के जरिए शामिल थी। अब इलेक्शन कमीशन को कहा अगर ये प्रेशर डाला जाएगा तो ये तो गलत बात होगी ना, उस फैसले को ओन करके उसको डिफेंड करना है। इलेक्शन कमीशन की पोजीशन को भी आपने जो है देखना है सामने। झगड़ा साहब, देखिए जी, हम कभी भी ये चीज नहीं करना चाहते हैं कि अपने कंधों से बोझ उठा के इलेक्शन कमीशन के ऊपर डाल दें, लेकिन जैसे मैंने पहले भी आपको पॉइंट आउट किया है कि ये जो बहस हो रही है किस पे हो रही है, इलेक्शंस पे। और जब इलेक्शंस की बात होती है तो वो विच इज द राइट फोरम, इट इज द इलेक्शन कमीशन। ट्रू। तो हम उसको तो नजरअंदाज भी नहीं कर सकते और ना उस पर हम ये कोई जिम्मेदारी डालना चाहते हैं, लेकिन हम कहते हैं कि जो आईन कहता है उसके मुताबिक सब कुछ होना चाहिए। इस वक्त देखें जी, हमारे मुल्क को इस वक्त बहुत बहुत चैलेंजेस हैं, बेशुमार। सबसे बड़ा चैलेंज जो हमारा है वो हमारी मईशत है। हमारी इकॉनमी जब तक ठीक नहीं होगी, ये जो मसले हैं ये आगे बढ़ते जाएंगे। ये IMF की डिक्टेशंस आपको लेनी पड़ेंगी। ये जो आपके कर्जे हैं ये बगैर उसके खत्म नहीं हो सकते। सही। ये सारे फैक्टर्स लेकर इनको देखें तो हमारे ये यहाँ पर जो लॉ एक्सपर्ट बैठे हुए हैं, जी जी, खोकर साहब ने बड़े तफसील में सारी चीज आपको एक्सप्लेन की है। हम तो नेचुरली लॉ पर इतनी बात करना मुश्किल है हमारे लिए, बट ही बीइंग एन एक्सपर्ट, इन्होंने बहुत क्लियरली आपको सारा कुछ ले डाउन कर दिया। राइट, बहुत शुक्रिया इकबाल ज़फ़र झगड़ा साहब हमारे साथ मौजूद थे। जुल्फ़िकार अली बदर साहब, हाफिज़ हसन खोकर साहब, अनवर रज़ा साहब, आपने हमारे प्रोग्राम की। नाज़रीन आपका भी शुक्रिया प्रोग्राम देखने का। इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।